हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायसवाल सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं कल आप लोगों को इस पहले तीसरे पार्ट का आधा पढ़ा दी हूँ और आधा हमारा बचा है, उसे मैं आज कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि पर्वतों के निर्माण में यांत्रिक बल किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं। तो आइए जानते हैं। हमने देखा है कि प्लेटों की गति के कारण पर्वत निर्माण करने वाले बल की उत्पत्ति होती है। यह बल दो रूपों में कार्य करता है, वलन एवं भ्रंशन। वलन, जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है, इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। चित्र 3.3 को देखें। और मोड़ के बीच में घाटियाँ बनती हैं। हिमालय, आल्प्स, राकीश, एंडीज आदि मोड़दार पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। तो आइए मोड़दार पर्वतों को हम लोग देख लेते हैं। इसे वलित पर्वत कहते हैं, मोड़दार पर्वतों को। भ्रंशन किसे कहते हैं? तो जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसे भ्रंश कहते हैं। इन्हीं भ्रंश रेखाओं के द्वारा भूपरपटी का कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या तो नीचे धंस जाता है। ऊपर उठा हुआ भूभाग होस्ट या ब्लॉक पर्वत कहलाता है, जबकि नीचे धंसा भूभाग भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में विंध्याचल और सतपूर्णा पर्वत ब्लॉक पर्वत के तथा नर्मदा व तापी नदियाँ भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक एवं त्वरित होती हैं। इनका हम पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी का तथा भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। इसके कारण भूपटल के ऊपर विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। तो आइए जानते हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी का अर्थ, जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जिसके मुख से आग निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है, जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी से बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक संकरी नली द्वारा होता है, जिसको निकास नली कहते हैं। चित्र 3.5 में देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज्वालामुखी विस्फोट कैसे हो रहा है। धुआं कितनी तेजी से ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को वीवर क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है तो उस वीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। चित्र 3.6 को देखें। भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा होते रहते हैं, जिससे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो आप लोगों ने ज्वालामुखी पर्वतों को जान लिया है, किसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो आइए देखते हैं। चूल्हे पर रोटी या कुकर में दाल पकते समय आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब रोटी फूलते फूलते अधिक फूल जाती है तो एक छिद्र हो जाता है, जिससे वाष्प बाहर निकलने लगती है। और कभी कभी तो रोटी का छिद्र इतना बड़ा हो जाता है कि दरार बन जाती हैं और रोटी की वाष्प बाहर निकलने लगती है। आपने दीपावली में, बारात में, अन्य उत्सव, पर्व, त्योहारों को मनाते समय अनार पटाखा को जलते हुए देखा होगा। अनार के भीतर से जलते हुए तेजी के साथ पदार्थ जैसे गैस, चिंगारी, राख आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं और ऊंचाई तक जाकर फिर धरती भूपटल पर आकर गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर से मैग्मा, लावा, राख आदि निकल कर बाहर जमा होते हैं। इससे ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार अनार आप लोगों ने दीपावली के दिन जलाया है, उसी प्रकार वैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। तो इसी प्रकार आप लोग इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा कि सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं और सुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं। और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के क्षेत्र: परिप्रशांत महासागर की पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, ये ज्वालामुखी के क्षेत्र। भूकंप की प्रमुख पेटियां हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी हैं।
तीन पेटियां हैं। चलिए आप लोग को बता देती हूँ कि भूकंप किसे कहते हैं। तो भूकंप जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है यानी हिलता है तो उसे भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी पर स्तरमंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम है। भूकंप हल्के कंपन से लेकर विनाशकारी प्रभाव वाले हो सकते हैं, यानी कि धीरे भी भूकंप आता है और तेज गति के साथ भी आता है। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है। इन हलचलों के कारण पृथ्वी में भूकंपीय तरंगे कंपन उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। इस स्थान पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुँचती हैं। अधिकेंद्र से भूकंपीय तरंगे उसी प्रकार फैलती हैं जैसे किसी शांत तालाब में कंकड़ फेंकने पर तरंगे उत्पन्न होती हैं। धरातल पर सबसे अधिक कंपन अधिकेंद्र पर होता है। तो आइए इसी तरह भूकंप से बचाव कैसे हो सकता है। तो भूकंप एक अति तीव्रगामी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। ये प्राकृतिक आपदा है भूकंप, और इसके आने पर काफ़ी जन धन की हानि होती है। अधिकतर लोग भवन के मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं क्योंकि स्थानीय भवन मकान भूकंप रोधी नहीं बनाए जाते। भूकंप से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाएं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो भूकंप के आने के समय स्कूल भवन से तुरंत बाहर निकल जाएं। यदि आप नगर कस्बा क्षेत्र में हो तो किसी मेज, तख्त या अन्य ठोस वस्तु के नीचे छिप जाएं। ध्यान यह भी रखें कि खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तु या पंखे के नीचे अथवा बगल में नहीं छिपना चाहिए। तो ऐसे बचाव है भूकंप से, हमें कैसे बचाव करनी चाहिए। तो आप लोगों ने ये देख लिया है। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो पे लाइक दें। तो आइए हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों हम प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है हमारे, स्थलमंडलीय प्लेट किसे कहते हैं। तो मैं आपको ये सब बहुत अच्छे तरीके से बता दी हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को ढूंढ के लिख सकते हैं। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बता दी हूँ। तो दूसरा देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी के आंतरिक बलों को भी मैंने अच्छी प्रकार से बताया। ऐसे क्वेश्चन है, भूकंप उद्गम केंद्र, भूकंप के अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली सावधानियां भी मैंने अब अच्छी तरीके से बता दी हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।